नेतन्याहू ने 13 जून को लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला कर एक बार फिर से डील को पटरी से उतारने की कोशिश की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि अमेरिका को पता चल गया कि इस बार ईरान इसराइल पर बड़ा हमला करने वाला है, तो उसने किसी तरीके से ईरान को रोका है। यह बहुत बड़ी बात है। अब नेतन्याहू को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच सहमति बनती दिख रही है। इस इलाके में जंग का कारण नेतन्याहू है। ईरान अमेरिका के मनाने पर इसराइल पर हमला नहीं कर रहा है, इसका मतलब ईरान तय कर रहा है। नेतन्याहू को ट्रंप से बहुत डांट पड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू दोनों में बहुत दोस्ती है। उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने फ्रेंड ट्रंप से इतना तो कहेंगे कि मेरे दोस्त नेतन्याहू को इस तरह पब्लिक में कुछ मत कहिए। 4 भारतीय नाविकों को अमेरिका ने मार दिया और अमेरिका ने अफसोस तक नहीं जताया। जयशंकर की रूबियो से बातचीत हुई तो उसके तुरंत बाद अमेरिका ने बयान जारी किया और वह बयान काफी अपमानजनक है। अमेरिका ने कहा कि उसकी चेतावनी को स्वीकार करना पड़ेगा। ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी है अमेरिका और नेतन्याहू के बीच के रिश्तों में दरार डाल देना। एक दूसरा अखबार है मारिब, उसकी रिपोर्ट है कि नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा है कि इसराइल को अमेरिका और ईरान की डील मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और वे लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे, हिजबुल्लाह पर हमला जारी रखेंगे। तो यह समझ बनती जा रही है इसराइल को लेकर अमेरिका में। ईरान और अमेरिका के बीच 60 दिनों में बातचीत होगी, लेकिन हर दिन इस तरह से नेतन्याहू को फटकार उनके लिए ठीक तो नहीं लगता है। ट्रंप प्रशासन इसराइल की लॉबी के प्रभाव से मुक्त होने के लिए बेचैन है। ट्रंप ने ईरान से उसके सुप्रीम लीडर को छीन लिया, मगर ईरान ने अमेरिका को एक ऐसा ट्रंप दिया है जो इस समय नेतन्याहू के कब्जे से मुक्त लगता है। यही इस जंग का फिलहाल खूबसूरत नतीजा है। ट्रंप इस जंग में सिपाही की तरह गए थे, खिलाड़ी की तरह बाहर आ रहे हैं। विजेता से बात कर रहे हैं, विजेता से हाथ मिला रहे हैं। हर जंग में थ्रिल और एक्साइटमेंट की डिमांड करने वाले ट्रंप ईरान के सब्र के आगे जंग से पकने लगे, थकने लगे, उबने लगे, चटने भी लगे। ट्रंप अमेरिका के टॉप मिलिट्री कमांडर हैं। इसराइल के आगे झुंझलाते रहे, ईरान के आगे बौखलाते रहे, ललकारते रहे। लंबी जंग में अमेरिका की खराब हालत होती गई, इसके बाद भी वे जीते हुए कमांडर की एक्टिंग करते रहे और अपनी हार को डील की मेज पर ले आए। ईरान मुस्कुरा रहा है। सभ्यता की जंग में वह भारी पड़ चुका है। ट्रंप के ऐलान के कई घंटे बाद तक ईरान के नेताओं ने विदेशी मीडिया से आकर बात तक नहीं की, अपनी जीत को मामूली घटना की तरह देखते रहे। ईरान बीजेपी की तरह विजेता नहीं है कि हरा देने के बाद तृणमूल कांग्रेस को दिल्ली लाकर सबकी आंखों के सामने सत्ता के बल पर तोड़ा गया। जनता के दम पर नहीं। ईरान ने अमेरिका का वह हाल नहीं किया जो बीजेपी ने तृणमूल के सांसदों का किया। ईरान चाहता तो वह भी अमेरिका के सैनिक बेड़ों पर कब्जा जमा लेता, उसके सैनिक नाचते गाते, लेकिन जो सिपाही असल में सिपाही होता है, जंग में भी मर्यादा बनाए रखता है। जीत के बाद भी वह उसी सब्र को अपना ताज समझता है जिसके हथियार से अमेरिका को हरा रहा होता है। अमेरिका के अपने इतिहास में यह पहला मौका है किसी युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने की हो और उस युद्ध में इजराइल भी शरीक हो, और वेस्ट एशिया में जो रास्ता अमेरिका के आने का है वो इजराइल से होते हुए मिडिल ईस्ट तक जाता हो। पहली बार जो दरवाजा इजराइल का था वो छोटी सी खिड़की में तब्दील हो। जो एक बड़ा मैदान इन्वेस्टमेंट का था और खाड़ी देशों से कमाई का था, और उसको सुरक्षा देने की स्थिति में उसके जरिए अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट कराने का था वो लगभग 100% से घटकर 40% पर आ गया, यानी 60% का भरोसा खाड़ी देशों ने अमेरिका को लेकर खो दिया। अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर हो या शेयर बाजार हो, वहां पर मिडिल ईस्ट के देशों ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। 3 ट्रिलियन तक से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर यह परिस्थिति एक ट्रंप की गलती की वजह से अमेरिका को नुकसान पहुंचा रही है और यह मैसेज अमेरिका के भीतर होगा, तो फिर अक्टूबर नवंबर में होने वाले जो मध्यावधि चुनाव हैं वहां पर रिपब्लिकन्स का क्या होगा। कहते हैं अपने तौर पर बाकायदा पॉलिटिकल तौर पर जो एनालिसिस रिपब्लिकन्स ने किया और जो दबाव ट्रंप पे बनाया और ट्रंप के जरिए जिस डील की दिशा में ट्रंप बढ़ गए, उसके पीछे यह मानकर चला गया कि अगर 60 दिनों तक होमर्ज रोड खुला रहता है तो फिर हर कोई भूल जाएगा। उसके बाद वो लगाना शुरू करे तो उसके बाद नए तरीके से सैंक्शंस और बाकी चीजें की जा सकती है, लेकिन अभी नहीं।
अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मिडिल ईस्ट के देशों को लेकर मैसेज भी यह जाना चाहिए कि वो अमेरिका के साथ खड़े हैं। जो अल्टरनेटिव रूट्स का जिक्र हो रहा है कि हम तेल दुनिया के बाजार में कैसे बेचें, तो ऐसे में अमेरिका को लग रहा है कि इस दौर में वो वेनेजुएला को खड़ा कर देगा। भारत जैसा देश भी वेनेजुएला से तेल खरीदने पर सहमत हो चुका है और वेनेजुएला में तो रिजर्व ऑयल बहुत है, तो अब वहां क्यों नहीं दुनिया के उन देशों के बड़े कॉरपोरेट घरानों का पैसा लगवाया जाए और उनसे कहा जाए कि आप यहां पर ऑयल प्रोडक्शन शुरू कीजिए, और उसमें जो वक्त लगेगा वो वक्त अगले मिड पोल के पहले अनुकूल चीजें रिपब्लिकन्स के हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले ये युद्ध तो समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि मैसेज अमेरिका के भीतर देना है, पॉलिटिकली अपनी जमीन रिपब्लिकन्स के लिए अनुकूल करनी है। और अगले ही साल से राष्ट्रपति चुनाव की गूंज अमेरिका के भीतर कौन कैंडिडेट किस पार्टी का ये गूंजने लगेगी, मार्को रूबियो है या जेडी वेंस है या कोई तीसरा है। ये तमाम सवाल जब उभर रहे तो इसमें बड़ा सवाल यह भी है, क्या इसने वर्ल्ड वाइड इस वार के बाद की परिस्थिति बिल्कुल एक नए अलाइनमेंट की दिशा में बढ़ चुकी होगी और जिसे अमेरिका रोक नहीं पाएगा। और खास तौर से दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन, एक शंघाई ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ है और दूसरा ब्रिक्स, कमोवेश 80-90% दोनों इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है, इसमें भारत भी है। और भारत के रिश्ते चीन और रशिया के साथ अपनी इकोनॉमी को लेकर मजबूत है, लेकिन अड़ंगा इन सब के बीच अमेरिका जरूर डाल रहा है और अमेरिका चाहता है कि डिफेंस और ऑयल उसके कहने के हिसाब से भारत चले, भारत चलने को तैयार भी हो, जो स्थिति इस दौर में नजर भी आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इस युद्ध के बाद ईरान एक महाशक्ति के तौर पर खड़ा हो जाएगा? क्या इस डील के बाद अमेरिका दुनिया को और अपने देश में तो बताएगा हम जीत गए, लेकिन